सो हेलो मेरे क्लास 12th के कॉमर्स के चीतो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, नेशनल इनकम, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की जितनी इंपॉर्टेंस रही है ना, आपने सुना होगा, देश के अंदर अखबार खोलते हो अगर, कभी ना कभी इंटरनेट में सुना होगा जीडीपी वर्ड के बारे में। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बारे में जो है ना, ये जो कैसे निकालते हैं, क्या होता है जीडीपी, क्या होता है जीएनपी, क्या होता है एनडीपी और नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, इसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि ये जो है ये रेगुलरली हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं और देश इसके ऊपर चलता है। ऑलराइट, एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम होती क्या है, सबसे पहले उससे पहले कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी आपको ज़रूरी, कि हाँ भैया कौन कौन से एक वर्ड्स हैं, गुड्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपको कुछ टर्म्स, डेप्रिसिएशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, वो टर्म से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ कि आप लोग इजीली समझ जाओ कि क्या है क्या नहीं है। ऑलराइट, एक पूरा मैंने बेसिक तोड़ तोड़ के बनाया है इस लेक्चर आपके लिए, जिसके अंदर एंड में मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी बता दूंगा कैसे निकालने हैं। लेकिन आपका फोकस ये रहना चाहिए, आप लोग एक पेन और पेपर निकाल लो, एक पेन और कॉपी, उसके ऊपर बस शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, जो जो मैंने लिखे हैं आपको फ़ायदा होगा। अपने हिसाब से आपने हिंदी में समझ आता है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिख लो, अगर आप लोगों को इंग्लिश में समझ आता है हिंदी प्लस इंग्लिश उसमें लिख लो, ठीक है, ताकि जैसे आप अपने नोट्स पढ़ो आपको उसी वक्त समझ आ जाए। फॉर्मूलाज के लिए ट्रिक्स भी लाया हूँ, वो भी बताऊंगा कैसे करना है। ऑलराइट, सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ते हैं कि हाँ भाई गुड्स क्या होते हैं। आप सब बोलोगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुड्स के बारे में तो आप रोज़ बात करते हो कि गुड्स क्या होते हैं, जो कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, उनके डिज़ायर्स को पूरा करके देते हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज दैट मीट पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। इट कैन बी फिजिकल और मैन मेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर फिजिकल हो सकता है, या मैनमेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई सर्विस हो सकती है, या इन सबका मिक्स भी हो सकता है, उसको आप एक नॉर्मल गुड बोल देते हो। अ वर्ड इज गुड, गुड, ठीक है, प्रोडक्ट। उसी की तरह ना गुड्स के कुछ टाइप्स हैं, आपको समझना ज़रूरी है। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जिनको आप बोलते हो कंजम्पशन गुड्स, जो गुड्स कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं, उनको आप बोलते हो कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। ऑलराइट, इनको आप लोग फाइनल गुड्स भी कभी कभी बोल देते हो, बट फाइनल गुड्स की डेफिनेशन अलग रहती है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है। बट आप ये मान के चलो कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स एक जैसे होते हैं। कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स जो है वो यूटिलाइज होते हैं डायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिमांड्स। दीज आर नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स। मतलब कि देखो, फाइनल गुड जैसे कि शूज़ आपने लिए, शूज़ आपने डाले, वो फाइनल गुड है। आप इसे शूज़ से कुछ और थोड़ी बना रहे हो। आपने घर में समझ लो पेन लाया, आपने घर में पेन लेके आए, तो वो आपके लिए जो है ना, जब से लिख ही रहे हो और कोई यूज़ तो है नहीं, तो ये आपके लिए फाइनल गुड है। आप अपने लिए कपड़े रहे रोज डाल के आप जाते हो, वो आपके लिए एक फाइनल गुड है। आप इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहे, तो इसको आप बोलते हो कंज्यूमर गुड्स। ये दिमाग में डाल लो। दे आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। एग्जांपल पेन, शूज, क्लोथ्स या रिक्रिएशन सर्विसेज। रिक्रिएशन का मतलब होता है जो आपको लेजर प्रोवाइड करती है सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलना, बैट बॉल लेके आए, उससे आप बैट बॉल खेल रहे हो, वो रिक्रिएशन है, रिक्रिएशन सर्विस है, वो लेजर एक्टिविटी है। ऑलराइट, उसी की तरह होते हैं कुछ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपको बिजनेस में हेल्प करते हैं ताकि आप फर्दर प्रोडक्शन करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन है शर्ट्स की, शर्ट्स के लिए आप कुछ मशीन्स लेके आए हो, ठीक है, जो प्लांट लेके आए हो, जो मशीनरी, जो लैंड जहाँ पर काम कर रहे हो, वो सब आपको हेल्प कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन करने में शर्ट्स की, तो इसका मतलब उसको आप बोलते हो कैपिटल गुड्स। ऑलराइट, और ये जो कैपिटल गुड्स है ना, ये आप ध्यान में रखना कि इनका ना ज़्यादा इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हो आप इन लोगों को। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी आप इंसान एक 10 साल तो चलाता ही है, आम आदमी, मिडिल क्लास पर्सन, वो 10 साल गाड़ी चलाता है, उसके बाद वो गाड़ी में थोड़ा वियर एंड टियर आ जाता है, ठीक है ना, उसकी गाड़ी की वैल्यू गिरती है क्योंकि उसके ऊपर लगती है डेप्रिसिएशन, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये याद रखो, हर कैपिटल गुड की जो वैल्यू है वो हर साल एनुअली गिरती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, इसलिए उसको बोलते हो आप कैपिटल गुड। ऑलराइट, सिवाय एक एसेट के, एक ऐसा एसेट है लैंड, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, लैंड की वैल्यू कभी गिरती नहीं है, उल्टा बढ़ती है। तो इसके सिवाय बाकी जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, प्लांट, मशीनरी, गाड़ी, चाहे आप बोलो टेबल, फर्नीचर, कुछ भी चीज़ होगी ना, वो आपके होंगे कैपिटल गुड्स जिन पर डेप्रिसिएशन लगेगी। ऑलराइट, तो हाँ भाई, ये वन बिजनेस को असिस्ट करते हैं अनदर इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। दे आर ड्यूरेबल एंड कांट बी इजिली ट्रांसफॉर्म इनटू कैश, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स।
ये तो पता ही ना फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दे डू नॉट डिग्रेड इजीली, दे ग्रेजुअली गो वियर एंड टीयर एंड आर रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड ओवर टाइम। वियर एंड टीयर का मतलब है डेप्रिसिएशन, ऑलराइट। उसके बाद आते हैं कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एक आगे आपके कैपिटल गुड्स, एक आगे कंज्यूमर गुड्स के अंदर ड्यूरेबल आइटम्स होती हैं कुछ। मतलब कि ये आइटम्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि आप फूड वगैरह जो खाते हो, मतलब कि सब्जी लेके आते हो, वो कंज्यूमर आइटम्स हैं, बट वो ड्यूरेबल नहीं है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, वो पेरिशेबल हैं जल्दी। तो इसी वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कुछ ऐसी चीज़ें, थोड़ी सी लाइफ इनकी ज़्यादा होती है और इनकी लाइफ कैपिटल गुड्स से कम होती है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कंज्यूमर गुड्स, इसके बीच में आते हैं ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर के ड्यूरेबल, और इसके बाद आते हैं आपके कैपिटल गुड्स। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे कि क्लोथिंग, आपके कपड़े, कब शर्ट आप ये थोड़ी एक बार डालते हो खत्म हो जाती है, शर्ट तो आप 4-5 साल, जैसे मेरी ये शर्ट है ये 6-7 साल से मैं डाल रहा हूँ, तो 6-7 साल से शर्ट चल रही है, घड़ी मैंने 5 साल से ले, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ये चली जा रही हैं चीज़ें, जैसे कंप्यूटर, टीवी, कार, ये चीज़ें लाइफ में बढ़ते रहती है। उसके बाद आते हैं फाइनल गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फाइनल गुड क्या होता है। देखो, कोई भी ऐसा गुड जो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम कर लेता है, जिसके ऊपर कोई और प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगी, कोई भी गुड जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद सीधा कंज्यूमर के हाथ में आया और उसने सीधा कंज्यूम किया, उसको आप बोलते हो कंज्यूमर या फिर फाइनल गुड। दिमाग में डालो, फाइनल गुड की जो चीज़ है, ये मैं बोल रहा हूँ यूजेज के ऊपर बात कर रहा है। ये फाइनल गुड कोई अलग से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं यूज़ के हिसाब से। फाइनल गुड वो गुड है जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है और वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर चाय बना, घर में चाय पीते हो, ठीक है, या दूध पीते हो, आपके पास हाथ में दूध आया, आपने वो दूध पिया, ठीक है, दैट इज़ फाइनल गुड। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक रेस्टोरेंट है, दूध आया, आपने वो दूध को यूटिलाइज किया, उसकी वजह से आपने पेस्ट्री बनाई, ठीक है, या कॉफ़ी बना के कंज्यूमर को आगे फाइनल पिलाई, तो कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड क्या हुआ? वो दूध नहीं हुआ, वो कॉफ़ी हुई जो आपने उनको बना के दी। वो जो आपने दूध इस्तेमाल करके कॉफ़ी बनाई है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, और इट गुड्स दैट हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये दिमाग में डालो, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में फ़र्क, कि फाइनल गुड है जो फाइनल यूज़ के लिए काम आता है, मतलब कि फुल एंड फाइनल हो गया। जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल लिखा है, मैं आपको एक बताता हूँ। अ फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन सेल्स इट टू अ स्पिनिंग मिल वेयर इट अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन टू यान। मतलब कॉटन पहले गया मिल में वहाँ पर यान बना, वो आगे यान जो है वो टेक्सटाइल मिल में गया जहाँ उसको कपड़े में बनाया, वो कपड़ा आगे गया शर्ट वाली जगह पे, वहाँ उसको शर्ट बना, और शर्ट आगे कंज्यूमर को मिली। तो वो जो शर्ट है इधर, ये जो इधर मैं लिख रहा हूँ शर्ट है, इट इज़ अ फाइनल गुड। बाकी सारा कॉटन हो गया, ऑलराइट, ये यान हो गया, इवन ये मैं बोल रहा हूँ को क्लॉथ हो गया, ये जो तीनों है चीज़ें, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये आपको फाइनल गुड बनाने में हेल्प कर रहा है। ये दिमाग में डाल लो। और उसके साथ ये फाइनल गुड है क्यों? अब अगर मैं आपको बोल लूँ, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि चाय वाला, कि देखो, पहली बात, इट हैज़ बीन सोल्ड, इट पासिस आउट ऑफ द इकोनॉमिक फ्लो, मतलब कि आपने बेच दिया तो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से चला गया, फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, अंडरगो फर्दर प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर नहीं कर सकता, लेकिन कंज्यूमर तो कर सकता है भैया। तब देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में चाय पत्ती आती है, चाय पत्ती को क्या आप ऐसे खा लेते हो चाय बनाने का? नहीं, उसको आप गैस पे रखते हो, उबालते हो, दूध डालते हो, फिर चाय पीते हो, ऑलराइट। तो इसका मतलब सर इस पे तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है चाय पत्ती के ऊपर? नहीं, चाय पत्ती जो है वो आप डोमेस्टिकली बना रहे हो, हाउस होल्ड के लिए बना रहे हो। आपकी मम्मा की सर्विसेज थोड़ी काउंट होती है। आप अपनी मम्मा को खाना बना के देती है आपकी मदर, तो आप उसको पैसे थोड़ी देते हो मम्मा को, वही हाँ भाई मम्मा ये लो पैसे, नहीं, वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। तो नेशनल इनकम जब भी आप अकाउंट करते हो, नेशनल इनकम के अंदर कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि वो एक्टिविटी जो आउट ऑफ लव अफेक्शन की जाती है, वो काउंट नहीं होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे होममेड फूड हो गया, घर में मम्मा खाना बना रही है, सफाई कर रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, किसी को टायर में हेल्प कर रहे हो, वॉलंटरी सर्विसेज दे रहे हो, वो काउंट नहीं किया जाता। तो इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी वजह से कि हाँ भैया, जो आपका फाइनल गुड है वो इसी वजह से फाइनल गुड को कहलाया जा रहा है कि हाँ भैया, thus it is not in the nature of good but the economic nature of its use के हिसाब से वो गुड को फाइनल गुड बनाया गया।
एग्जाम्पल इधर लिखा है मैंने चाय वाला भी कि हाँ भैया अगर आप चाय बनाते हो, ड्रिंकेबल टी बनाते हो, कुकिंग घर पे उसकी करते हो, बट कुकिंग एट होम इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इवन दो द प्रोडक्ट अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन। तो होममेड फूड जो आपने चाय बनाई है वो बाजार में बेचने थोड़ी जा रहे हो, वो चाय आप पी रहे हो घर पे, उसके थोड़ी पैसे लग रहे हैं कोई भी। हाउएवर अगर ये जो टी ब्रूइंग है हमारी, ये किसी रेस्टोरेंट में की जाए और एक कस्टमर को बेची जाए, वहाँ पर ये फाइनल गुड नहीं है। ये चाय पत्ती रेस्टोरेंट में अगर बेच रहे हो, ये चाय पत्ती नहीं है। जैसे मैकडॉनल्ड्स जाते हो, अगर वो अपने पास बर्गर बनाते हैं ना, वो उनके लिए बर्गर की पैटी अलग होती है, आलू टिक्की की वो अलग लगा के देते हैं, ठीक है, उसमें प्याज वगैरह डाल के जो भी डाल के देते हैं, सॉस वगैरह आपको देते हैं। वो फाइनल गुड है क्योंकि आपने कंज्यूमर ने खाया। लेकिन जो उनके पास रॉ मटेरियल था वो उनके लिए फाइनल गुड नहीं है, वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड है। ऑलराइट, ये चीज़ समझ लो कि इकोनॉमिक नेचर जो यूज़ है गुड का, जो इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज है गुड का एक, उसकी वजह से वो फाइनल गुड बना है, ये दिमाग में डाल लो। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब कि बीच में रह गए गुड्स ये वाले। जैसे कि ये देखो, आपने फाइनल गुड बनाया चेयर, आप घर में चेयर लेके गए, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी, तो लकड़ी जो है इंटरमीडिएट गुड है। शर्ट बनाने के लिए आपको कैंची चाहिए, कपड़ा चाहिए, सीइंग मशीन चाहिए, तो ये जो सारे हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये फाइनल गुड है जो आपको मिला है। तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड और कंज्यूमर गुड्स के लिए, कि हाँ भाई ये आपको हेल्प करते हैं ताकि आप फर्दर प्रोडक्शन कर सको। दे आर यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज। जैसे गाड़ी बनाने के लिए स्टील चाहिए, ठीक है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए कॉपर चाहिए। ये जो है ये फाइनल गुड्स नहीं हो सकते। अब रीज़न क्या मैंने आपको बताया कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते। पहली बात तो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट नहीं करते। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ऑब्वियसली बात है ना, ये समझ लो ये 100 रुपये का इसको मिला, फिर जाके इससे चेयर बनाई जो आप 500 की ले बेच रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, उस बंदे की लागत कितनी थी, उस बंदे की लागत 400 ही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 100 रुपये का तो वो रॉ मटेरियल लेके आया, इसने बस 400 की ही वैल्यू ऐड की ना इसके अंदर। अगर नहीं समझ पाए एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझो, ठीक है, चलो ध्यान से समझो। ये नेशनल इनकम का मेथड भी आता है, इसको बोलते हैं वैल्यू मेथड या आउटपुट मेथड। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से एक चीज़ समझो। शर्ट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए थी। 3 चीज़ें क्या कौन सी चाहिए, एक आपको सीजर चाहिए, ऑलराइट, एक आपको मशीन चाहिए, सिविंग मशीन, थ्रेड चाहिए आपको थोड़ा, उसके साथ साथ मैं आपको बोलता हूँ शर्ट बनाने का कपड़ा तो चाहिए, क्लॉथ। अब शर्ट जो है समझ लो ये सीजर आई 10 रुपीज़ की, मशीन लगी आपकी 1000 रुपीज़ की, थ्रेड लगा 50 रुपीज़ का, कपड़ा लगा आपका 100 रुपीज़ का एक शर्ट बनाने में। तो ये शर्ट के ऊपर टोटल खर्चा कितना आया उस बंदे को, मतलब कि 1060 और 1160 रुपये टोटल एक्सपेंस उसका बन गया, इतना उसने खर्चा किया। अब वो शर्ट जो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट में बेचेगा, समझ लो वो बंदा जो शर्ट बेच रहा है वो उसने बेची 2100 रुपीज़ की। ऑलराइट, अब इसका मतलब है आप बोलोगे कि हाँ सर, मतलब कि उस बंदे का इतना तो प्रॉफिट मार्जिन है, जितना इसमें से माइनस करके निकलेगा, ऑब्वियसली बात है 1940 रुपये उसका प्रॉफिट मार्जिन है, 940 वो कमाएगा। लेकिन उस बंदे ने अपनी तरफ से वैल्यू कितनी ऐड की, आप बोलोगे सर हाँ यार थोड़ा खर्चा सर बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, इन बंदों को जो काम कर उनको सैलरी देगा, तो ऑब्वियसली बात है वो 1160 का तो नहीं बेच सकता सर, नहीं, तो ऑब्वियसली बात है उसका एक्स्ट्रा खर्चा जो सैलरी या उसका बिजली का बिल का आएगा, समझ लो वो आया उसका 200 रुपये का, 200 रुपये का उसका ये खर्चा लग गया। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 1160 की जगह 1360 लिखना चाहिए था सर आपको, तो यहाँ पर सर आपको 940 रुपये लिखना चाहिए था, 740 लिखना चाहिए था। क्यों सर आपने 740 किया, क्योंकि उसके और भी खर्चे, और उस बंदे ने कितनी वैल्यू ऐड की प्रोडक्ट को, सिर्फ 200 की, बाकी सारा। अब ऑब्वियसली बात है, अब जब इसने ये टोटल वैल्यू जो 2100 बनाई है, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, प्लस ये भी इंक्लूडेड है। लेकिन उस बंदे ने टोटल वैल्यू कितनी ऐड की, सिर्फ 200 रुपीज़ की। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि हाँ भाई जब फाइनल गुड की बात करते हो उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू पहले की ऐड हुई होती है। आई होप आप लोग समझ गए हो, अगर नहीं समझे एक बार वापस देख लो। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म है डेप्रिसिएशन, जो हर साल एनुअली आपके प्रोडक्ट जो आपके जो एसेट होता है फिक्स एसेट, उसकी वैल्यू को गिराता है, उसकी वैल्यू को नीचे गिराता है, डिमिनिश करता है। एक्सेप्ट लैंड, लिख लेना ये कि एक्सेप्ट लैंड, सारे एसेट
एक्सेप्ट लैंड एवरी एसेट, एवरी फिक्स्ड एसेट अंडर गोज डेप्रिसिएशन। हर साल, जैसे आपने गाड़ी 10 लाख की ली होगी, अब फ़ोन चला रहे हो ना, आपने फ़ोन लिया समझ लो 30,000, 30,000 या 40,000 का, आप जब इसको बेचने जाओगे 1 साल के बाद, आपको बंदा 40,000 दे देगा? नहीं, वो वैल्यू गिराएगा, बोलेगा यार इतना तुमने चलाया, वियर एंड टीयर किया, इस पर स्क्रैच लगा, उसकी वैल्यू माइनस करेगा ना। जब उसने उसकी वैल्यू माइनस कर दी, समझ लो डेप्रिसिएशन लग गई। ऑलराइट, 11th में हमने पढ़ा भी होगा डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन में आप सेम लेवल ऑफ डेप्रिसिएशन लेते हो, रिटर्न डाउन में हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन लगती है, हर साल वैल्यू जो अलग अलग होगी उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। ये याद रखना कि हाँ भाई, डेप्रिसिएशन होता है रेगुलर वियर एंड टीयर के ऊपर जो पैसा आपके खर्चते हैं कैपिटल गुड पे। इट इज़ द गुड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स फॉर इट्स यूजफुल लाइफ। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच द वैल्यू ऑफ एन एसेट हैज़ बिन डिमिनिश्ड। ऑलराइट, अगला वर्ड आता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आप बोलते हो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग योर कैपिटल, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना, उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो। फॉर एग्जांपल, पहले आपके पास एक फैक्ट्री थी, अब 2 हो गई है, मतलब कि कैपिटल फॉर्म हुई ना आपकी, और फैक्ट्री बन गई, एक और फैक्ट्री आ गई तो और कैपिटल फॉर्मेशन हुई, इसको ये बोलते हैं। एक आता है लीकेज एंड इंजेक्शन वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है? देखो, लीक का मतलब क्या होता है? लीक होना, निकल जाना वहाँ से। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपके इकोनॉमी में पैसा है ना, इकोनॉमी के अंदर जो वेल्थ है ना, वो निकल रही है, बाहर जा रही है। अब लीकेज कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल लीकेज का है आपका टैक्स सेविंग या इंपोर्ट कराते हो, बाहर पैसा भेजते हो दूसरी कंट्री में, तो वो लीकेज है। सेविंग करते हो, पैसा छुपा के रखते हो घरों में, वो अकाउंट में वो आपको दिखता नहीं है, लोगों को लॉकर्स में छुपा के रखते हो, तो वो क्या है? लीकेज है, वो पैसा निकल गया इकोनॉमी से। टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसकी वजह से रोड बना देती है, वो लीकेज है। उसी जगह इंजेक्शन का मतलब क्या? इंजेक्ट का मतलब होता है अंदर डालना किसी चीज़ को, तो इंजेक्शन का मतलब होता है कि हाँ भाई इकोनॉमी में पैसा आना। लेकिन ये सोर्सेज तो कौन सी सोर्सेज? पीपल या फर्म से नहीं आ रहा पैसा, ये आउटसाइड से पैसा आ रहा है। कोई हमको सोर्स नहीं पता इसका, कहाँ से ये पैसा आ रहा है। हमको बस इतना पता, हमारे इकोनॉमी के अंदर पहले 100 करोड़ थे, अब 200 हो गए। ये 100 करोड़ हमें नहीं पता कहाँ से आ गया। इट कैन बी ड्यू टू एक्सपोर्ट्स, कि आपने बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट किया और आपके पास पैसा आ गया उसके वजह से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर दी किसी ने बाहर से, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कर दिया कोई, तो इन वजह से आपके इधर इंजेक्शन होता है। तो डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन और लीकेज समझ लेना। जब आपको मैं सर्कुलर फ्लो पढ़ाऊंगा उसके अंदर इंजेक्शन और लीकेज समझ लेना आप वर्ड्स, कि जब मैं इंजेक्शन बोलूँगा समझ लेना पैसा आया है, जब मैं बोलूँगा लीकेज हो समझ लेना पैसा बाहर निकला है। ऑलराइट, फिर एक आता है ट्रांसफर पेमेंट वर्ड। अच्छा बच्चों, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? इट इज़ अनअर्न्ड इनकम, वो पैसा जिसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हुए, बट आपको तब भी पैसा मिला। आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी जगह होती है? सिंपल सा बेटा नाम है पेंशन। पेंशन क्या है? पेंशन जब आप चले गए, सर्विस छोड़ दी, आपको फिर पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बदले आप थोड़ी कुछ कर रहे हो, अब आपको गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है। थोड़े बंदे जो बेरोजगार होते हैं उनको मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट। सरकार ने उनको बोल दिया कि आपको 1,000 रुपया आपको दे देंगे महीने का, कि आप इतना करते हो, आपको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए दिए। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं कुछ ना कुछ जो सरकार देती है, उसके लिए काम कोई नहीं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, वेलफेयर पे। सब्सिडीज बहुत बड़ा एग्जांपल है। सिलेंडर लेने जाते हो, ऐसे 1200-1300 रुपये का आता है, सब्सिडी मिलती है 960-950 रुपये का हो जाता है सिलेंडर। वो सरकार खुद दे रही है आपको, उसके बदले आपने कुछ दिया सरकार को? नहीं दिया, वो आपको सब्सिडीज दे रही है। इसलिए कहते हैं टैक्स जितना अच्छा भरोगे सरकार उतनी सब्सिडीज देगी। ऑलराइट, तो अनअर्न इनकम होती है, इट इज अ पेमेंट रिसीव्ड विदाउट द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस और गुड इन एक्सचेंज। दीज आर वन टाइम पेमेंट्स विद नो एक्सपेक्टेशन फॉर रिटर्न। सब्सिडी आपको मिलेगी, उसके बदले सरकार को थोड़ी आपको कुछ देना है, नहीं देना, कोई रिटर्न नहीं है, बस आपको मिल जाएगा वो। ऑलराइट, अब टर्म आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट याद रखना फर्म करती है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग फर्म्स करती है ना। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर आप नॉर्मल भाषा में समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई ऐसी एसेट आपने खरीदा या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपने खरीदा, उसका ये नहीं है कि आप उसको कंज्यूम करना चाहते हो, बट आप उसको रखते हो अपने पास ताकि आपको फ्यूचर में और पैसा मिले इसकी वजह से। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, ये घर, आपने ये लैंड ले लिया, ये ज़मीन थी, यहाँ पर इतने लैंड है, ऑलराइट। अब आपने ये लैंड ले ली, अब हुआ क्या, आपने ये इसमें से 2 जगहें ले ली, ये 2 आपकी हैं, ये खरीद ली, ये किसी और की है। अचानक से इस रोड पे एयरपोर्ट बन गया, आपने इस जगह को 10 लाख का खरीदा था दोनों को, अब एयरपोर्ट बन रहा है, मेन रोड पे जगह आ गई, भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट है, लोग यही करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हाँ भैया, आप लोगों ने कोई गुड या
ऑब्जेक्ट लिया, एसेट लिया आप लोगों ने, परचेज द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम और इंक्रीजिंग इन वैल्यू। व्हेन अ पर्सन बाइज अ गुड एज एन इन्वेस्टमेंट द इंटेंशन इज नॉट टू कंज्यूम। गुड खाना नहीं है, उसको क्या करते हो आप लोग, उसको यूज करते हो ताकि और वेल्थ जनरेट हो आपकी फ्यूचर में। ऑब्वियसली ना, ये आपने जगह खरीदी, आपने वेट किया ना कि हाँ यार यहाँ हमने प्रोजेक्ट सुना था आएगा, तो बस फिर ये इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट हो सकती है ग्रॉस या नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आपने एक साल में 20 जगह खरीदी थी 10-10 लाख रुपए की। आपने एक साल में समझ लो 20 जगह खरीदी थी 10 लाख की ईच, तो टोटल कितनी होगी? आप बोलोगे सर 1 2 3, सर आप बोलोगे 1 2, सर आप बोलोगे 1 2, फिर आप बोलोगे ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की 2 करोड़ की। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपने समझ लो इसमें गाड़ी ली थी, लैंड लिया था, बिल्डिंग ली थी, सब कुछ है, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है, तो आपने इतना कुछ, ये होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक टर्म आता है नेट, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप ये समझ लो ग्रॉस में से 2 करोड़ में से हर साल डेप्रिसिएशन तो होगी ना मेरे भाई, कुछ एसेट्स की, गाड़ी की वैल्यू गिरेगी, हाँ सर गिरेगी, बिल्डिंग की वैल्यू गिरेगी, हाँ सर गिरेगी, लैंड की वैल्यू नहीं गिरेगी सर, बाकी को कैपिटल फर्नीचर की वैल्यू सर कम होगी। अब इन चीज़ों की तो वैल्यू कम होगी ना, इसमें से आप बस डेप्रिसिएशन माइनस कर लो हर साल की। समझ लो आपने इस साल टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 2 करोड़ की, आपको पता चला कि यार मेरे को डेप्रिसिएशन हर साल के हिसाब से मेरी जो वैल्यू रहेगी डेप्रिसिएशन होने के बाद वो रहेगी सर 1.95 करोड़ की। ऑलराइट, जब आपने ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर लिया तो आप समझ लो नेट इन्वेस्टमेंट निकल गई। याद रखना, अगर ग्रॉस में से नेट माइनस, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट आता है। ये आगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर 3 टर्म्स आएंगी। एक आपको एमपी से एफसी जाना सीखना पड़ेगा, एक आपको ये सीखना पड़ेगा ग्रॉस से आप नेट पे कब जाते हो, एक सीखना पड़ेगा डोमेस्टिक से नेशनल पे कब जाते हो, वो अलग है। लेकिन ये समझ लो जब भी ग्रॉस से नेट पे आप जाते हो तो डेप्रिसिएशन को आप माइनस करते हो, ये मैं प्रूव करके बाद में बताऊंगा आपको। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब आ गया फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है। ऑलराइट, देखो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं। एक रहता है आपका नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, एक रहते हैं हमारे नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। अब बोलोगे सर प्रोडक्शन टैक्स अलग हो गया, प्रोडक्ट टैक्स अलग होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी अलग होती है, प्रोडक्ट की सब्सिडी अलग होती है, चारों अलग अलग टर्म्स है। लेकिन जब प्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं हम जब भी प्रोडक्शन टैक्सेस की बात करते हैं या सब्सिडीज की, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वो चीज़ों पे टैक्स लगना या उस चीज़ पे सब्सिडी मिलना आपकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो आपके फर्म की फैक्टर्स के साथ लेन देना। 4 फैक्टर होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये लिखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है या कोई सब्सिडी इन पे मिलती है, इसको आप बोलते हो प्रोडक्शन के ऊपर हेल्प हुई, क्योंकि इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन या महंगी होगी या सस्ती होगी, प्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रोडक्शन पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको लैंड टैक्स, रोड टैक्स, आपकी फीस जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, आपने कोई नई फर्म खोली, नई ब्रांच खोली, उसके ऊपर कोई फीस लगी है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू है, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस है, इनके ऊपर बात करता है। ऑलराइट, एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इसके ऊपर प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, कितने प्रोडक्ट आप बना रहे हो, बस इसका ये बताता है कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या टैक्स लगा है, क्या सब्सिडी मिली है। दूसरा आता है प्रोडक्ट के ऊपर, जब आप बात करते हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स या सब्सिडी मिलना पर यूनिट के ऊपर, मतलब कि 1 यूनिट, अगर आप इसके 100 यूनिट बनाते हो, सरकार बोलती है एक गुड बनाया आपने 10 रुपये का, सरकार ने इस पे से आपको 3% टैक्स लगा दिया, मतलब कि 3 रुपये का टैक्स लग गया। अब बोलते हो हाँ सर 3 रुपये का टैक्स लग गया तो चीज़ 13 की होगी, लेकिन सरकार ने आपको सब्सिडी दी थी, सरकार ने बोला इस प्रोडक्ट के ऊपर 6 रुपये की सब्सिडी है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी की वजह से आपको सस्ता पड़ता है सामान, तो ऑब्वियसली आप वो माइनस करोगे, तो गुड का प्रोडक्शन, गुड की कॉस्ट कितनी होगी, आप बोलोगे सर 7 रुपीज़। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्सेस की बात करेंगे उसके ऊपर हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेल्स टैक्स लगता है, वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स पहले लगता था, अब जीएसटी लगता है, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तब हम जब भी बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात करेंगे, उसमें हम प्रोडक्शन के टैक्सेज और सब्सिडीज को बात करेंगे और प्रोडक्ट के टैक्सेज एंड सब्सिडीज की बात करते हैं। ऑलराइट, सो फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, देखो जो फैक्टर्स की कॉस्ट है आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट
और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। वो सारा पैसा जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिला, ओनर्स को मिला है, उसको आप बोलते हो फैक्टर कॉस्ट। इन सबको प्लस कर लो तो आपकी फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। मतलब कि फैक्ट्री के गेट के अंदर कितने पैसे लगे आपके, बनाने में सामानों कितना पैसा लगा, उसकी लागत कितनी है, वो है फैक्टर कॉस्ट। ऑलराइट, जब आप बात करते हो हमारी बेसिक प्राइस की, जब मैं बात करूंगा आपसे बेसिक प्राइसेस के ऊपर, बेसिक प्राइसेस के अंदर आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है। आप लोगों ने फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन की सब्सिडी को प्लस माइनस का रोल आ जाएगा इधर, कि देखो टैक्सेस होता है जो रेट बढ़ाता है, सब्सिडी होती है माइनस करता है, सब्सिडी माइनस होती है, टैक्स प्लस होता है। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान रखना कि बेसिक प्राइस क्या हो गया, वो सारा लागत, वो सारा पैसा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अमाउंट तो हमारा लेके थे। बेसिक प्राइस का मतलब हो गया आपका जो फैक्टर कॉस्ट की तो प्राइस आ ही गई, लेकिन उसमें आप अपने प्रोडक्शन के PN लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्शन के टैक्स को प्लस करो और प्रोडक्शन की सब्सिडी को माइनस कर दो, तब आप अपने बेसिक प्राइस पे पहुंच जाओगे। और उसी के साथ एक आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप बाजार में सामान बेचते हो। ऑलराइट, अब उसके ऊपर तो आपको प्रोडक्ट के टैक्सेस भी डालने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की सब्सिडी, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट। जब मार्केट प्राइस की मैं बात करूंगा, ये चीज समझ लेना, मार्केट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस है जिस पे प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेचते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को इतना याद रखना पड़ेगा कि जब आप मार्केट के ऊपर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या टैक्सेस देने पड़ेंगे। प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, जो सामान वहाँ से निकल गया। अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी लगी है वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो जब भी आप मार्केट प्राइस निकालते हो तो उसके अंदर आप लोग फैक्टर कॉस्ट को ऐड करते हो, ठीक है। उसमें प्रोडक्शन के टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन की सब्सिडी भी करोगे, उसके साथ साथ उसके अंदर आप प्रोडक्ट के टैक्स माइनस प्रोडक्ट की सब्सिडी भी करोगे। इसको तो आपको पता है बेसिक प्राइस बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मार्केट प्राइस पे जब आपने निकालना है उसमें आप सारा खर्चा इंक्लूड करते हो एक प्रोडक्ट के ऊपर, तभी तो MRP निकलता है। मार्केट प्राइस तो वही है, बेसिक MRP, टोटल खर्चा प्रॉफिट के साथ कितना हुआ। मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इनमें जो तीनों में डिफरेंस है वो कहाँ आता है हमारा, प्रोडक्शन के टैक्सेस एंड सब्सिडी पे और प्रोडक्ट के टैक्सेस एंड सब्सिडी के ऊपर। ऑलराइट, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर भी आप एक चीज समझ गए हो, जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हो, जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में गए, फैक्टर कॉस्ट से आप लोग मार्केट प्राइस पे गए, तो आप लोगों ने टैक्सेस को प्लस किया, सब्सिडी को माइनस किया। मतलब कि अगर इन दोनों के साथ में लिखो ना तो इनको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर आपका आता है टैक्स माइनस सब्सिडी। फॉर्मूला ये आता है। ऑलराइट, कोई मुश्किल नहीं है, कोई अभी तक डिफिकल्टी नहीं लगी है, दो आपको बता चुका हूँ चीज़ें में। अब एक बात आ गई आपकी स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। अभी बच्चों आपको NCERT में गिवन है ये। फ्यूचर में क्या होता है, जब आपको ना वहाँ लिख दिया होता है कि ये स्टॉक वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है, बट क्यों है, कैसे है, वो नहीं समझाते। ध्यान से समझना क्या है ये स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में फ़र्क क्या होता है। देखो, स्टॉक का मतलब होता है एक जगह सामान कितना इकट्ठा हुआ है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये स्टॉक है और ये फ्लो है। फ्लो हो गया पानी का बहाव कितना आ रहा है, स्टॉक हो गया एक जगह पे एक रिजर्वायर में कितना पानी एट अ टाइम है, एट पर्टिकुलर टाइम। मतलब कि स्टॉक जब बात करते हैं हम लोग एट पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन जो फ्लो वेरिएबल है आपका, ये जब बात करोगे आप इस पे बात करोगे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, कि 2024 के अंदर इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। लेकिन अगर मैं बोलूं 31 दिसंबर 2024 को कितनी पॉपुलेशन थी, तो वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूं अभी आपका फोन कितना चार्ज है, मैं आपको बोलूं एट पर्टिकुलर मोमेंट आपका फोन कितना चार्ज है, आप बोलोगे सर 80% है, तो वो क्या है, वो एट टाइम स्टॉक वेरिएबल है। लेकिन जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, आप देख लोगे पूरा, हो सकता है आपका फोन क्या है, वो फ्लो वेरिएबल है, कितना कितना कम हो ही जा रहा है, कम हो रहा है ना धीरे धीरे चार्ज, 80 से 79, 78, 77, ठीक है। तो वो है फ्लो वेरिएबल, कि पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर आपने उसको नोटिस किया है, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ एक टेबल देख लो इसको ध्यान से, अब यही लिखा हुआ है मैंने भाई, टाइम इधर कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ मैंने, वही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टेबल इसको देख लो एक बारी कि स्टॉक वेरिएबल क्या है और फ्लो वेरिएबल में क्या फ़र्क है।
ऑलराइट, आप देख पा रहे हो आई गेस। हाँ, स्टॉक वेरिएबल होता है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। फ्लो वेरिएबल जो होता है वो मेजर किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। जो स्टॉक वेरिएबल है इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। स्टॉक को आपने टाइम डायमेंशन थोड़ी दिया, लेकिन फ्लो को आपने टाइमली मेजर किया, टाइम ले लेके मेजर किया है, उसके अंदर टाइम डायमेंशन है। वो आपने एक पीरियड ऑफ टाइम में किया ना टाइम डायमेंशन, इसमें तो पर्टिकुलर टाइम पे टाइम डायमेंशन कोई नहीं है। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है। स्टॉक मतलब एट अ मोमेंट, अभी कितना स्टॉक है आपके पास। फ्लो हो गया डायनेमिक कंसेप्ट। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 31/12/2020, मतलब कि 31 दिसंबर 2020 तक कितनी पॉपुलेशन थी। और मैंने बोला नंबर ऑफ बर्थ रेट ड्यूरिंग 2020 कितनी है, मतलब कि पूरा साल का एक बताओ भाई बर्थ रेट। दैट इज द डिफरेंस, स्टॉक एंड फ्लो। अब जब भी मैं आपसे बात करूंगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बात करूंगा, आप समझ आना इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, या मैं बोलूंगा पीरियड ऑफ टाइम से आप हिसाब लगाओगे तब आप बोलोगे फ्लो कंसेप्ट। ऑलराइट, उसके बाद बात करेंगे हम इकोनॉमिक टेरिटरी पे। अभी तक मैंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं बताई है, पहले मैं टर्म्स बता रहा हूँ, सारा कुछ कराऊंगा, एंड में नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताऊंगा, ईजिली 1 मिनट में समझ जाओगे। पहले आप बोलोगे ना सर नेशनल इनकम की डेफिनेशन नहीं बताई आप लोगों ने, आप बोलोगे यार सर ने तो बताया नहीं है। बेटा रुके रहोगे ना तो आपको ईजी समझ आएगा। ऑलराइट, तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। एक इंडिया है, जैसे अब मेरे को इसकी डायग्राम बनाने, अब मेरे को ऐसे मत बोलना, जैसे ये इंडिया है आपका, ठीक है। अब इंडिया के अंदर ये इसकी बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री तो इतनी है, ठीक है, पानी की बाउंड्री अलग होती है। तो टोटल एरिया जो कवर होता है, टोटल जोग्राफिकल टेरिटरी जो एक गवर्नमेंट मैनेज करती है, उसको आप बोलते हो इकोनॉमिक टेरिटरी। ये याद रख लो। पीपल, गुड्स एंड कैपिटल कैन फ्रीली सर्कुलेट इन दिस जोन। इट एनकम्पासेस लैंड, नेशनल एयर स्पेस, टेरिटोरियल वाटर्स एंड नेचुरल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज इन द इंटरनेशनल वाटर्स एज वेल। तो इसका मतलब है अगर आप टेरिटरी की बात करोगे तो मतलब कि जो एरिया इंडिया के कंट्रोल के अंडर है, पानी के अंदर शायद से 8 नॉटिकल माइल्स के आसपास है, वो तो चलो ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखो, जो एरिया इंडिया कंट्रोल कर सकता है अपने अंडर, उसको आप बोलते हो जोग्राफिकल या इकोनॉमिक टेरिटरी। ऑलराइट, फिर एक टर्म आता है नॉर्मल रेजिडेंट। अगर आप बोलोगे यार रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्या होता है, उसमें डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। एक आपको आगे वाली फर्दर क्लास में आपको समझ आएगा कि डेज का भी डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिकली जो आपका नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है इज अ पर्सन, ठीक है, और एंटिटी दैट रेगुलरली ड्वेल्स इन अ कंट्री एंड हैज इट्स सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। मतलब कि इस कंट्री का, इंडिया का रेजिडेंट क्या से आपको काउंट किया जाएगा कि आप इंडिया में तो रहते हो, लेकिन उसके साथ आप अपना सारा काम भी इंडिया में ही कर रहे हो। एक आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके पैसा कमाना है। और तब आप एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री बनते हो, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से लोग नहीं काउंट हो सकते, अगर आप अदर कंट्री के डिप्लोमेट यहाँ पर है, वो आपके इधर के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर, वो नहीं है। कोई स्टूडेंट आए हैं पढ़ने के लिए, वो नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कोई बंदे WHO में या हमारे UNO में, यूनेस्को में काम कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं आते नॉर्मल रेजिडेंट्स में। वो अपने कंट्री के रेजिडेंट है ना, वो यहाँ पर आए हैं बस थोड़ी देर के लिए काम करने, वापस चले जाएंगे। बट नॉर्मल रेजिडेंट वो है जो बंदा यहीं पर रहता है, यहाँ पर ही रहेगा और यहीं पर ही सारा काम करेगा। यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। एक कंसेप्ट है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक, जिसके अंदर आप डील करते हो अपने बिजनेस के अंदर। तो इन्वेंट्री क्या चीज़ है, देखो इसके अंदर 4 टर्म्स आपको सीखनी पड़ेंगी। एक होती है एक्यूमुलेट करना, एक होती है आपका डिक्यूमुलेट करना। ये 2 टर्म्स तो आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद एक आता है अनप्लैंड एक्यूमुलेट करना और अनप्लैंड डिक्यूमुलेट करना। ये चीज़ें भी आपको समझ आनी चाहिए। देखो इन्वेंट्री क्या है, ये हमारे पास एक स्टॉक है। स्टॉक है किस चीज़ का, या अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का, या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स का, या फिर रॉ मटेरियल का, जो हमारे फर्म को हम नेक्स्ट ईयर को कैरी करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन करते हो ना आप लोग। वो क्यों है, जब टू बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगले साल का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाता है। अकाउंट्स के अंदर तो इतना समझ गए होगे आप कि ना, टू बैलेंस जो कैरी डाउन होगा हमारा इस साल का 2025 के अंदर, वो मेरा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। वैसे ही स्टॉक का भी होता है। ओपनिंग स्टॉक हो गया इस साल का, और मैंने कितना स्टॉक अपने पास रखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया इस साल मेरे पास इतना स्टॉक बच गया, और अगले साल वही क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक बनता है। वही क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओपनिंग स्टॉक बनता। अगर आपने ओवर प्रोडक्शन की है तो आपका अलग बन जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली तो यही बात होती है कि अगर मैं बोलूँ इस साल मेरे पास आज 31 दिसंबर 2024 है, ठीक है, कल 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। अगर मैं एक साल की बात करूं, अगर आप बोलोगे सर यार ऐसा तो होता नहीं है, मार्च में ख़त्म होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, बेटा मैं जैसे मर्जी बोल रहा हूँ समझ लो। चलो मैं आपको हिसाब से ही कर लेता हूँ।
31 मार्च 2025 आ गया, इस समय मेरा स्टॉक जो था वो था 20,000 का, तो इतना बचा हुआ है। 31 अब आ गया मेरा 1 अप्रैल 2025, नया सेशन शुरू हो गया। ऑब्वियस ही बात है मेरा यही बैलेंस जो होगा आगे भी कंटिन्यू होगा, 20,000 का स्टॉक मेरे पास बचा हुआ। ऑलराइट, सो इसी को आप बोलते हो, अगर एक्यूमुलेट बोलूंगा मैं, एक्यूमुलेट इन्वेंट्री का मतलब, एक्यूमुलेट का मतलब होता है बढ़ना, मतलब कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है मेरा ओपनिंग स्टॉक से, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, इसका मतलब मेरे पास इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो गई। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, मैंने ओपन किया था पिछले साल, ठीक है ना, मैं बोलता हूं आपको 31 मार्च 2024 को मेरा स्टॉक था 20,000 का। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली 1 अप्रैल को भी 1 अप्रैल ले लो यार, 1 अप्रैल, ठीक है। अब आ गया मेरा 31 मार्च 2025, मेरा स्टॉक कितना रह गया हमारा, समझ लो आप, मेरा स्टॉक रह गया अब 30,000 रुपये का, क्योंकि मैंने इस साल ही प्रोडक्शन की। अब आप देख पा रहे हो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा ओपनिंग स्टॉक से, तो मेरे पास इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो गई है, अपने पास रख हो गई है। एक्यूमुलेट का मतलब ये होता है रख जाना अपने पास, रुक जाना। लेकिन इसी का उल्टा, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, मेरा ओपनिंग स्टॉक 30,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 हो गया, मतलब कि मैंने अब इस इन्वेंट्री से भी यूज़ किया अपना सामान, इट मीन्स डीक्यूमुलेट हो गई है, चीज़ें निकल गई हैं मेरे हाथ से। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डीक्यूमुलेट और एक्यूमुलेट होना। बहुत आसान है चीज़ समझना, मैंने आपको बड़ा आसानी से समझा दिया है। एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जैसे कि देखो, और चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला भी होता है। चेंज इन इन्वेंट्री, जैसे डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री, का फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन माइनस सेल। अब इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ठीक है। एक फर्म है, उसने एक अनसोल्ड स्टॉक रखा था 100 रुपये का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि उसके पास 100 रुपये का स्टॉक बचा हुआ था पिछले साल का उससे, तो उसने 100 रुपये का स्टॉक रखा। उससे बाद उस बंदे ने प्रोडक्शन की 1000 शर्टें और राइट, मतलब कि पहले उसके पास 100 थी, उसने 1000 और प्रोडक्शन कर ली, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, अब साल खत्म हुआ, उसकी सेल जो थी वो थी 800 की, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, आप बोलोगे सर प्रोडक्शन 1000 की थी उसने, सेल 800 की, तो चेंज इन स्टॉक उसका 200 का था सर। ये तो नॉर्मल दिख रहा है आपको, चेंज इन स्टॉक क्या हो, प्रोडक्शन माइनस सेल कर दिया। लेकिन अब इसके पास 200 का स्टॉक एक्स्ट्रा बचा है, अब ये स्टॉक कहाँ जाएगा, ये स्टॉक इसी 100 के साथ ऐड होगा पिछले साल वाले, और अब टोटल एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री हमारी एक्यूमुलेटेड, लगे अब 300 की एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं हम लोग, 300 की हमारे पास आ गई है हाथ में, तो वो 300 की हो जाएगी। ऑलराइट, तो अब आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये हम लोगों ने पीरियड ऑफ टाइम में कि 1 साल के अंदर जो चीज की, तो इसका मतलब इन्वेंट्री जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज एन फ्लो वेरिएबल। हमने पर्टिकुलर पॉइंट पर बात नहीं की, हमने पूरी 1 साल के अंदर बात की पूरे स्टॉक की, तो इट इज अ फ्लो वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं अभी आपका स्टॉक कितना है, आप बोलोगे सर 300 का, ठीक है, लेकिन हमारा वैल्यू तो हमने निकाली कब है, अभी की थोड़ी वैल्यू है, लेकिन 1 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो एक्यूमुलेटेड डी एक्यूमुलेटेड की वजह से, इन दोनों टर्म्स की वजह से हमारा जो स्टॉक या इन्वेंट्री कंसेप्ट है दैट इज अ फ्लो वेरिएबल। ऑलराइट, अगर अनप्लैंड हो जाए, अनप्लैंड का मतलब क्या, देखो अनप्लैंड का मतलब आपने सोचा नहीं था पर हो गया। अगर अनप्लैंड आपके तरीके से, अगर सेल्स आपकी अनप्लैंड नीचे गिर गई, अगर आपकी समझ लो आपने 1000 शर्टें बनाई, आपके पास 100 रुपये का स्टॉक था पहले का, 1000 आपने नहीं प्रोड्यूस की, अचानक से आपने जो सेल की, आपने आइडिया लगा 1000 हो जाएगा तो 1000 हम बना देते हैं, सेल गिर गई, आपकी सेल सिर्फ हुई, सेल आपकी अचानक से हुई सिर्फ 500 की। अब ये जो 500 बचा है चेंज इन स्टॉक, ऑलराइट, ये जो 500 बचा है आपके पास, उसके साथ साथ ये 100 रुपये, अगर मैं आपको बोलूं अनप्लैंड कौन सी होगी, ये जो 500 है ना, दिस इज अनप्लैंड एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री। ये 500 क्योंकि ये आपने सोचा ही नहीं था कि इतनी होगी सिर्फ, लेकिन अगर ये 500 में इसमें ऐड कर दूं तो ये टोटल हो जाएगी टोटल एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री। अनप्लैंड कौन सी है, जो आपने सोचा नहीं था, ये टर्म। इसका उल्टा हो जाए, अगर कि आपने सोचा था कम होंगी, आपने सोचा था 1000 रुपये होंगी, तो आपने 1000 की प्रोडक्शन की, 100 पहले का था, उसके बाद क्या हुआ, आपको अचानक से पता चला कि आपकी सेल है 1050 की होगी,
अच्छा ये 50 कहाँ से है सर, ये 50 इसमें से निकाले आपने, तो आपके पास अब इन्वेंट्री कितनी बची, 50 रुपये की। तो ये क्या है, अनप्लैंड डी एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री, यूडीआई, अनप्लैंड डी एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री। ऑलराइट, ये भी आप कंसेप्ट इजी, ये बहुत इजी है समझना, बस दिमाग खोले रखो अपना, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी रहेगी। ऑलराइट, कोई अगर आपको डिफिकल्टी आती है आप तब भी कमेंट डाउन करो, मुझे बताओ। ऑलराइट, अब आएंगे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका, जो आपको पिछले चैप्टर में बता रहा था, टू सेक्टर इकोनॉमी या सर्कुलर फ्लो के बारे में। टू सेक्टर इकोनॉमी एक होती है सिंपल इकोनॉमी, उसके अंदर दो ही आपके पास होती है जगह, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। ठीक है, अब जैसे इस डायग्राम में देखो, इसके अंदर दो चीजें नोटिस करोगे, ना इसमें गवर्नमेंट है ना इसमें हमारा कोई एक्सटर्नल सेक्टर है। अभी तो ये टाइम पे नहीं चलता, ये इमेजिनरी मॉडल है, इसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल भी बोल देते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अब नहीं है। बट अब इसको आप अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने इमेजिन किया है। अब इसमें एक चीज आप एजम्पशन कर लो, ना इसमें घर जो है वो सेविंग्स करेंगे, ठीक है, ना इसमें फर्म जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेगी। वो जो सारी की सारी फर्म्स हैं वो सारा पैसा खर्चेंगी, उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगी, और जो फर्म्स हैं वो सारा का सारा इन्वेंट्री इन्हीं फर्म्स को बेचेंगी, इन्हीं हाउस होल्ड को बेचेंगी। ऑलराइट, सो देखो ध्यान से, हाउस होल्ड ने ये काम किया, अब उल्टा ऐसे समझ लो, देखो हाउस होल्ड से लोग गए काम करने के लिए फैक्ट्री में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन के गए ना, फैक्ट्री में गए लेबर बन के, ठीक है, उसके बदले हमको क्या मिला, उसके बदले हमें वेजीज मिली। ऑलराइट, हमारे पास पैसा आया, हमने वो पैसा कहां खर्चना है, हमने वो पैसा खर्चना है, बदले में फर्म्स हमें क्या देंगी, गुड्स एंड सर्विसेज देंगी। तो आप समझ रहे हो कि कोई पैसा सेव नहीं हो रहा। अगर समझ लो हम लोगों ने इनको लेबर दी 1000 रुपए की, ठीक है, हमने इनसे काम किया 1000 रुपए का, इन्होंने बदले में हमें कितने पैसे दिए, 1000 रुपए काम करने के, ठीक है, यही 1000 रुपए कंज्यूमर ने खर्चे, और इसी 1000 रुपए के उसने गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए। तो इट मीन्स पूरा का पूरा पैसा खर्चा हो रहा है, कोई पैसा सेव नहीं हुआ, कोई पैसा हमने छुपा के नहीं रखा हुआ। ये दिमाग में डाल लो पहले ही आप लोग, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो क्या है हमारा, इट इज अ कॉन्टिन्यूड फ्लो ऑफ कमोडिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। इट डिपिक्ट्स इन अ सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड द हाउस होल्ड। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब फर्म है इधर। सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है ना, ना गवर्नमेंट है ना सेविंग्स है ना हमारा कोई एक्सटर्नल ट्रेड है, याद रखना। हाउस होल्ड रिसीव देयर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे परफॉर्म। चार किस्म से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। उसके बदले लेबर के बदले उसको क्या मिलता है, वेज, लैंड के बदले रेंट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। एक ही तरीका है, हाउस होल्ड अपना सारा पैसा डिस्पोज ऑफ करेंगे, खर्चेंगे, वो है फर्म्स एंड गुड्स एंड सर्विस खरीदना। इधर हम अज्यूम करके बैठे हुए हैं सारे दरवाजे बंद हैं, ना वो सेव कर सकता है ना वो टैक्स देता क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है, ना वो बाय करता है इंपोर्टेड गुड्स को। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, 1000 रुपये अगर घर ने कमाए तो 1000 रुपये का फर्म का खर्चा हुआ, तो एग्रीगेट कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन कितनी हुई, 1000 रुपये की, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना हुआ, 1000 रुपये का। मतलब कि आप सिंपल सेक्टर में देखो, 1000 रुपये अगर आपने कमाए, 1000 ही आपने खर्चे, कुछ डिफरेंस तो आया ही नहीं। तो इसके अंदर अगर कुछ भी मतलब ना पैसा ऐड हुआ और ना पैसा लीक हुआ, इसका मतलब नो इंजेक्शन हुआ, बताया था मैंने, नो इंजेक्शन, ना ही नो लीकेज हुआ, क्योंकि दो सेक्टर है, इसमें इंजेक्शन भी नहीं होगा और लीकेज भी नहीं होगा। अगर 1500 होगा तो 1500 ही कंजम्पशन होगी, अगर 1000 होगा 1000 ही होगा, अगर 500 होगा तो 500 ही होगा। देयर इज नो लीकेज और नो इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। ऑलराइट, जो सारी की सारी इनकम है वो कम बैक टू प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। देयर इज नो लीकेज, कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि जितना पैसा कमाया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने उसी का उन्होंने खर्चा करके सामान ले लिया फर्म्स के साथ। ऑलराइट, व्हेन द इनकम इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो आपने पैसा आपने खर्चा गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको आप एक्सपेंडिचर बोल देते हो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कितना आपने पैसा खर्चा, हाउस होल्ड ने पैसा खर्चा ना, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हुआ। इसी जगह अगर मैं बात करूं एग्रीगेट रेवेन्यू की, वो कैसे निकल जाएगा आपका कि फर्म से कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे। अगर फर्म ने 1000 रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे तो एग्रीगेट रेवेन्यू भी तो 1000 रुपये का ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्रीगेट इनकम, इनकम का मतलब होगा कि टोटल इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कितनी आई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आपकी इनकम कितनी हुई, ठीक है ना, मतलब कि आपको वेजेस कितनी मिली, रेंट कितना मिला, प्रॉफिट कितना मिला, उसके हिसाब को प्लस कर लो, कैपिटल कितनी मिली प्लस कर लो इंटरेस्ट को, वो क्या हो गया एग्रीगेट इनकम।
तो ये जो 3 टर्म्स थी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ऑलराइट, अगर मैं इसी को वापस काउंट करें, देखिए एक बारी वापस देखते थे, ये देख लो एक बारी, ये आ गया हाउस होल्ड ने, ये फर्म्स है इस जगह पे, ये हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड ने पैसे खर्चे फर्म्स पे, हाउस होल्ड ने मतलब कि स्पेंड किया तो फ्लो ऑफ पेमेंट आ गया, पेमेंट फ्लो किया ए पे। इसके बदले फर्म्स ने इनको गुड्स एंड सर्विसेज दिए। ऑलराइट, ये फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज आ गया, यहां तक समझ गए ए और बी का। जो ए और बी है, इधर आप गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने पैसे दिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो उसके बाद आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए, तो ये मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इसी जगह पे यहां पर आप देख रहे हो हाउस होल्ड जो है इनको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ही बन के जाता है, लेबर में ही बन के जाऊंगा ना काम करें फर्म में, नहीं तो क्या होगा। तो यहां से मैं फैक्टर सर्विसेज दी, तो हमारा सी पॉइंट पे आप देखो फर्म्स ने इसके बदले इनको फैक्टर की पेमेंट्स दी, मतलब कि अगर लेबर गया तो उसको वेज दिया, ये फैक्टर की पेमेंट्स गई। तो इसका मतलब है जो सी एंड डी है वो आपकी फैक्टर की मार्केट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट है, क्योंकि यहां पर आप फैक्टर की सर्विसेज और पेमेंट्स की बात कर रहे हो, ऊपर आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, इसलिए मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल है इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि ये इमेजिनरी इकोनॉमी है, क्योंकि आजकल तो सही कोई ऐसा सेक्टर ही नहीं। आपको मैंने उस समय बताया था पहले चैप्टर में कि हाँ भैया, उधर आपको बताया था कि आजकल चलती है 4 सेक्टर, फर्म भी है, हाउस होल्ड भी है, गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है और एक्सटर्नल सेक्टर भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ऑलराइट, ये एक्चुअल इकोनॉमी तो नहीं बता रहा है। और इसके अंदर हमने ये भी अज्यूम किया कि आजकल देखो हाउस होल्ड तो सेविंग करता है, हाउस होल्ड कभी कभी इंपोर्ट भी करता है। alibaba.com से हमने कितना सामान मंगाया होगा पहले इंपोर्ट वगैरह करने के लिए। उसके साथ साथ हाउस होल्ड, आज गवर्नमेंट तो अब है ही है भैया, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती क्या। ऑलराइट, एंड दिस वाज योर पार्ट 1 फॉर द नेशनल इनकम। ऑलराइट, पार्ट 2 के अंदर हमारे पास मेथड्स अभी पेंडिंग है, हमको अभी कैलकुलेट करना सीखना है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनएनपी सब कुछ सीखना है। उसके साथ रियल जीडीपी आपकी बची है, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर और मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बचा हुआ है। सो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर। टिल देन यहाँ तक अगर पहुँच गए हो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे चीटो, अपना ध्यान रखो, गुड बाय।